नमस्कार, स्वागत है आपका बड़ी बहस में। मैं हूं आलोक। एक बार फिर से यूपी में जहरीली शराब का कहर सामने आया है। बुलंदशहर में जहरीली शराब पीने से 5 लोगों की मौत हो गई, जबकि 15 से ज्यादा लोग अस्पताल में जिंदगी की जंग लड़ रहे हैं। बुलंदशहर मामले में कार्रवाई के नाम पर 3 पुलिस कर्मियों को निलंबित कर दिया गया, लेकिन जहर के इस धंधे के असली गुनहगार कब बेनकाब होंगे। हालांकि यूपी में जहरीली शराब से मौत की कोई पहली घटना नहीं रही है। हर साल प्रदेश में जहरीली शराब से सैकड़ों लोगों ने अपनी जान गंवाई, लेकिन बावजूद इसके कभी भी यूपी में जहरीली शराब का कारोबार नहीं थमा। शहर के इस काले कारोबार में स्थानीय प्रशासन और सफेदपोश नेताओं तक की दखलंदाजी रहती है। प्रशासन की सांठ-गांठ से यह धंधा बदस्तूर फल फूल रहा है और शासन प्रशासन अनजान बना रहता है। बीते साल कुशीनगर और सहारनपुर में जहरीली शराब ने 26 लोगों को मौत की नींद सुला दिया। ऐसे में सवाल यह है कि आखिर कब तक मौत का यह कारोबार गांव-गांव अपने पांव फैलाता रहेगा और प्रशासन हाथ पर हाथ धरे बैठा रहेगा। आज की बहस इसी पर। तो कब थमेगा मौत का कारोबार? बुलंदशहर में हुई 5 मौतों और 15 लोग की हालत गंभीर बताई जा रही है, लेकिन अपने साथ ये मौतें छोड़ गई हैं तमाम सारे सवाल। आखिर कब जहरीली शराब के धंधे बंद होंगे? क्या सस्ती शराब जिंदगी से बढ़कर है? सवाल यह भी है, क्या प्रशासन की सांठ-गांठ जिंदगी पर भारी पड़ रही है? इतना ही नहीं, सवाल यह भी है कि अवैध शराब माफियाओं पर कार्रवाई कब होगी? आखिर कब तक प्रदेश में जहरीली शराब से लोग मरते रहेंगे? ये वो सवाल हैं जिनके जवाब आज हम आए हुए मेहमानों से जानेंगे और समझेंगे, और सबसे बड़ी बात, इस पर कैसे रोक लगाई जा सकती है। तो सवालों और जवाबों के सिलसिले को मैं आगे बढ़ाऊं, आए हुए मेहमानों से अपने दर्शकों का परिचय करा देते हैं। तो आज हमारे साथ स्टूडियो में हैं, हमारे साथ अरविंद यादव जी हैं, प्रवक्ता प्रसपा। अरविंद जी नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। डॉक्टर अभिषेक गोस्वामी जी हैं, आप प्रवक्ता। अभिषेक जी नमस्कार, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। इसके अलावा कुछ और भी मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन मैं सबसे पहले अरविंद जी आपके पास आऊंगा, क्योंकि आज कोई राजनीतिक बहस नहीं है, लेकिन सवाल यह है कि जहरीली शराब का काला कारोबार किसी भी सरकार में हो फल फूल रहा है, और इतने राजनीतिक दल आए, लेकिन ये इच्छा शक्ति कभी किसी में नजर नहीं आई कि पूरी तरीके से बंद करवा सके, रोक लगा सके। नहीं, देखिए आलोक जी, सर्वप्रथम मैं आपको बताना चाहता हूं कि जिन लोगों की मृत्यु हुई है जहरीली शराब से, उनके परिवार के प्रति शोक संवेदना व्यक्त करते हैं पार्टी की तरफ से और आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की तरफ से। ये उत्तर प्रदेश में कोई पहली घटना नहीं है जी। आलोक जी, इसके पहले पिछली साल कानपुर पे हम लोगों ने बहस किया, कहीं न कहीं बहराइच, श्रावस्ती, लखीमपुर, बाराबंकी, तमाम ऐसे जनपद हैं जहां जहरीली शराब ने ज्यादा से ज्यादा लोगों की मौत का कारण बने। उसके बावजूद भी आप देखे होंगे कि उन्नाव के थानों में गांजे बिकती थी, शराब बिकती थी। पता चला कहीं जहरीली शराब पकड़ी गई, फिर उसको किसी कांस्टेबल ने बेच दिया। तो इस सरकार में यह आम बात बन गई है जी। मुझे लगता है कि कहीं न कहीं सरकार नाकामयाब है। सरकार की पूरी अगर पारदर्शिता होती तो इस तरीके से घटनाओं का अंजाम न होता। आज सरकार कहीं न कहीं ऐसे ही नहीं, तमाम ऐसे उत्तर प्रदेश के ज्वलंत मुद्दे हैं जिसमें कहीं न कहीं सरकार विफल है। आज इसी का तो कारण है कि उत्तर प्रदेश का कोई ऐसा जनपद नहीं है जहां अपहरण न होते हो, हत्याएं न होती हो, शराब, जहरीली शराब से मौतें न होती हो। ये कोई बुलंदशहर नई घटना नहीं है। जहरीली शराब पूरे उत्तर प्रदेश में प्रत्येक जनपदों में, प्रत्येक कस्बों में जी अवैध रूप से बिक रहा है, और सरकार कहीं न कहीं चीजें सामने आ रही हैं। अभिषेक जी, जब हम अवैध रूप से बात कर रहे हैं, शराब का काला कारोबार फल फूल रहा है,
अगर मैं आप पार्टी की बात करूं तो आप पार्टी की फिलहाल क्या कुछ सोच और कैसे लगाम लगाई जा सकती है और कौन कौन लोग दोषी हैं, क्या मांग करती है आप पार्टी? देखिए, उत्तर प्रदेश में पिछले काफ़ी दिनों से शराब की तस्करी बड़े पैमाने पर चल रही है और इस मुद्दे को हमारे नेता माननीय संजय सिंह ने सदन में उठाने का काम किया। चाहे वो बाराबंकी का मामला रहा हो, चाहे वो लखनऊ का मामला रहा हो, चाहे वो कुशीनगर का मामला रहा हो, चाहे आजमगढ़ का मामला रहा हो, चाहे प्रयागराज का मामला रहा हो, लेकिन सरकार इसमें सरकार के ही लोग लिप्त हैं, जो कि सरकार उनको पूरी तरीके से संरक्षण दे रही है और उनको कटघरे में लाना नहीं चाह रही है। लेकिन अभिषेक जी, सवाल ये कि आपने कहा संजय सिंह ने ये मुद्दा उठाया। संजय सिंह तो दिल्ली के लिए कुछ और मॉडल रखते हैं और यूपी के विकास के लिए कुछ और मॉडल रखते हैं, क्योंकि ये बात मैं इसलिए आपसे कह रहा हूं कि जब वो लखनऊ में आए, उन्होंने किस तरीके से जातिगत सर्वे कराए, तो यहां वो भी समझ गए कि यहां पर जातिगत समीकरण ही फल फूल रहे राजनीति में, यही एक सीढ़ी है चढ़ने की। देखिए, उन्होंने जातिगत सर्वे नहीं कराया। जो इस सरकार का काला कानून है, जो ये सरकार जो कर रही है, उसको उन्होंने सामने रखा। जी ठीक है, उन्होंने कोई जातिगत सर्वे या जातिगत चुनाव लड़ने यहाँ पे हम लोग नहीं आए हैं। हम अपना दिल्ली मॉडल लेके आए हैं। जी सरकार अब जनता के बीच में जाएंगे। दिल्ली मॉडल जो है शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, बिजली, पानी, उस मुद्दे पे हम चुनाव लड़ेंगे यहाँ पर। चलिए, लेकिन सवाल ये है कि शराब को लेकर के क्योंकि सरकार तो इसके पीछे, अभिषेक जी, बड़ी बात यह है कि रेवेन्यू का हवाला दे रही है और ये बात इसलिए भी स्पष्ट तौर पर, साफ तौर पर कही जा सकती है क्योंकि कोरोना काल में भी जब लॉकडाउन लगा हुआ था, तब भी उसके बाद धीरे धीरे शराब की दुकानें खुल गई थी 10 बजे तक के लिए। जी, क्योंकि शराब की दुकानें इसलिए सरकार ने सबसे पहले खोल के रखी थी क्योंकि उसमें इनके लोग थे, उनको नुकसान कहीं ना कहीं से नुकसान हो रहा था, उसकी भरपाई करनी थी। जी, इस मुद्दे पर, शराब के मामले पर सरकार बिल्कुल भी गंभीर नहीं है। सिर्फ और सिर्फ 2 कांस्टेबल, 1 दरोगा, सिपाही को हटा देने से मामला सॉल्व होने वाला नहीं है। यही सवाल मैं भी उठा रहा हूं। सरकार तो लगातार कह रही है कि वो नई आबकारी नीति लाई है जिसके तहत कड़ी कार्रवाई की जाएगी, एनएसए तक उस पर लग सकता है। और इतना ही नहीं, अगर बड़े माफियाओं पर, कारोबारियों पर अगर कोई लापरवाही सामने आई तो उनके लाइसेंस तक रद्द कर दिए जा सकते हैं। सरकार तो नई आबकारी नीति के तहत, अभिषेक जी, ये बात कर रही है। देखिए, जब कोई घटना होती है तब सरकार नए नए नियम लेके आती है। अच्छा। नियम लाना कोई बड़ी बात नहीं है, उसको जमीनी स्तर पर कितना लागू किया जाता है, उसका कितना पालन किया जाता है, सरकार को ये करनी चाहिए। बाकी भाषणबाजी करने का समय नहीं है आज के डेट में। लगातार, चाहे वो बाराबंकी हो, लखनऊ हो, कानपुर हो, उन्नाव हो, लगातार जहरीली शराब से मौतें होती चली आ रही हैं। उस पर क्या किया सरकार ने आज तक? चलिए, हमारे साथ जुड़ गए हैं ओम प्रकाश जी, बीजेपी नेता। ओम प्रकाश जी, नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार मनोज जी भी जुड़ गए हैं। मनोज मिश्रा जी, मनोज जी नमस्कार, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। इसके अलावा कुछ और भी मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे। ओम प्रकाश जी, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? बिल्कुल अच्छी पहुंच रही है जी। सवाल यही है कि जहरीली शराब का जो मामला आज बुलंदशहर में सामने आया है, ओम प्रकाश जी, मैं कह सकता हूं कि अगर मेरा मन दुखी है तो आपका भी कहीं ना कहीं व्यथित होगा। सवाल यह है कि अब उपाय क्या है? मन दुखी है, मेरा भी दुखी, और हम समझते हैं कि प्रत्येक नागरिक का मन दुखी हो। ये घटना निश्चित रूप से मैं मानता हूं कि ये कहीं न कहीं आबकारी विभाग की मिलीभगत से ये घटना घटी है और इसको मुख्यमंत्री जी ने संज्ञान में लेते ही कठोर और सख्त कार्रवाई का निर्देश दिया है। 3 लोग इससे संबंधित गिरफ्तार किए गए हैं, जिन पर रास्ता और गंगेश्वर लगाने का निर्देश दिया है माननीय मुख्यमंत्री जी ने। और इससे संबंधित जो थानाध्यक्ष है, चौकी इंचार्ज है, उनको भी निलंबित किया गया। आबकारी अधिकारी, आबकारी विभाग के इंस्पेक्टर और 5 लोगों को निलंबित किया गया है। कमिश्नर द्वारा 24 घंटे के अंदर रिपोर्ट मांगी गई है। सोसाइटी की जांच के लिए गठन किया गया है। इस तरह की कार्रवाई हुई है। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि देखिए, मैंने यही सवाल करा, सरकार कार्रवाई कर रही तो विपक्ष कह रहा है छोटे लोगों पर तो कार्रवाई कर दी, बड़े लोगों पर कब कार्रवाई होगी, कब उन पर कब गाज गिरेगी? भाई, उपायुक्त कहते हैं, आबकारी निबंधन अधिकारी होते हैं आबकारी विभाग के, उन सब पर कार्रवाई कब होगी? आपने गठन कर दिया, ठीक है, लेकिन बड़े अधिकारी हमेशा बच जाते हैं। आप आलोक जी, जरा हमको कहने का मौका दीजिए, इसके बाद आप सवाल पूछ सकते हैं। मैंने कहा कि जो तात्कालिक रूप से कठोरतम कार्रवाई हो सकती है
वो कठोरतम कार्रवाई शासन द्वारा की गई है। जब आबकारी अधिकारी उनको निलंबित कर दिया तुरंत उनको जेल तो भेज नहीं दिया जाएगा। एक जांच होती है कि प्रक्रिया होती है, उस प्रक्रिया के तहत आने के बाद देखिए योगी जी किसी अपराधी, किसी दोषी, किसी उसको छोड़ने वाले नहीं है। ये पूरे प्रदेश को इसकी नीतियां सख्त है। हाँ, इस पर विपक्ष को अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने का एक अवसर जरूर मिला है, लेकिन मैं बताना चाहता हूँ विपक्ष अगर मांग कर रहा है तो राजनीतिक रोटियों की ऐसी कौन सी बात हो गई ओम प्रकाश जी? अब देखिए प्रदेश में जहरीली शराब से लगातार मौतें हो रही हैं और आप बता रहे राजनीतिक रोटी से की जा रही है। किस पार्टी के हैं आप? ये आप पार्टी के हैं डॉक्टर अभिषेक जी। हाँ, मैं डॉक्टर साहब, पहले आप केजरीवाल को बताइए जहां 2.25 करोड़ आबादी है, 6.5 लाख कोरोना पॉजिटिव पाए गए। उत्तर प्रदेश की आबादी 24। देखिए जहां जांच ज्यादा होगी वहां, जहां जांच ज्यादा होगी वहां के रिजल्ट आएंगे। जहां जांच ज्यादा होगी, यहाँ पर तो जांच ही नहीं हुई। यहाँ कोरोना मरीजों की क्या हालत हुई आप जान नहीं सकते हैं। 3000 ऐसे लोगों की जांच हुई जो आज तक अता पता नहीं है उनका, फर्जी जांच करके भेजा गया। चलिए ठीक है, ओम प्रकाश जी अपनी बात रखिए। आप बात करेंगे कोरोना पे, आप बात करेंगे कोरोना पे। चलिए ठीक है ओम प्रकाश जी अपनी बात रखिए। हाँ, लोग जी अगर इस तरह से डिबेट कर रहा हो तो मुझे न बुलाया करिए। हम कहते हैं जब आप पार्टी के बोल रहे थे मैं एक शब्द नहीं बोला, अब मैं बोल रहा हूं तो बीच में आप सुनने को तैयार नहीं है। तो इसको रोकने का काम, डिबेट को स्वस्थ चलाने का काम आलोक जी आपका है, किसी दूसरे का नहीं है। मैं कई चैनलों पर डिबेट करता हूं और देखता हूं बीच में। मैं जो बात कर रहा हूं, आप सवाल पूछना चाहें हमसे सवाल पूछे, अगर विपक्षी दल का भी हक बनता है, वो सवाल चाहता है सवाल पूछे। मैं कुछ बोलूं उसी में आप कूद पड़िए, उसी में आप आरोप लगाना शुरू कर दिए। तो समझ सकते हैं सर, खींच समझ सकते हैं। चलिए आप अपनी बात रखिए सर। ओम प्रकाश जी आपको पूरा मौका दे रहा हूँ। हाँ, मैंने ये कहा लोग जी मैं इस पर कोई पैतरेबाजी या कोई मैं अपना वो नहीं रख रहा हूँ। मैं तो पहले ही कहा कि ये दुर्भाग्यपूर्ण दुखद है और इस पर सरकार कठोरतम कार्रवाई करे। एक बात मैं बताना चाहूंगा आलोक जी कि ये आबकारी एक 100 साल पुराना था। इसमें आदरणीय योगी आदित्यनाथ ने जब शराब की कुछ घटनाएं घटी तो यूपी एक्साइज एक्ट में संशोधन करते हुए उसमें यह व्यवस्था किया गया है कि अगर शराब जहरीली बिकती है तो शराब बेचने वालों के विरुद्ध उम्र कैद, 10 लाख तक अर्थदंड और यदि अधिक गंभीर है तो मृत्यु दंड तक की सजा दी जा सकती है। ये उसको रोकने का काम ये योगी सरकार जी ने किया है। मैं एक उदाहरण देना चाहता हूँ, मैं किसी पार्टी का नाम लेना नहीं चाहता, न तो मैं आरोप प्रत्यारोप करना चाहता हूं, लेकिन जो लोग आरोप लगा रहे हैं उनको जरा याद दिलाइए कि 2013 में मुबारकपुर में जहरीली शराब पीने से 41 लोगों की मौत हो गई और उसके 1.5 महीने बाद, मनोज मिश्रा को ज्यादा याद होगा, 1.5 महीने बाद आजमगढ़ में फिर जहरीली शराब की घटना होती है और 39 लोग मर जाते हैं। जो लोग मुबारकपुर की घटना में शरीक थे वही जो है आजमगढ़ की भी घटना में शरीक थे, लेकिन पिछली घटनाओं को गिनाते रहे। प्रकाश जी आपने आंकड़े गिनाए, बहुत अच्छा। और आपने कहा भी कि मनोज जी को अच्छे से याद होंगे। मनोज जी के साथ साथ मुझे भी आंकड़े अच्छे से याद हैं। अब जरा सुनिए मनोज जी, मैं आपके पास आ रहा हूं और सवाल को आगे बढ़ाता हुआ आ रहा हूं। प्रकाश जी, 2017 में आजमगढ़ जिले में जहरीली शराब से 7 लोगों की मौत हुई। 2018 में बाराबंकी में 11, गाजियाबाद में 3, कानपुर नगर में 5, कानपुर देहात में 4, बिजनौर में 1, शामली जिले में 5 लोगों की मौत जहरीली शराब पीने से हुई। और सुनेंगे इसके अलावा 2019 में कुशीनगर जिले में 11, सहारनपुर में 36, कानपुर नगर में 10, बाराबंकी जिले में 24 लोग जहरीली शराब का सबब बने। इस पूरी कवायद के बीच और बाकी बची कुची कसर आज बुलंदशहर में पूरी कर दी। कौन जिम्मेदार है मनोज जी? आलोक जी बिल्कुल सही। जिन आंकड़ों का भी आपने दिखाया है, बताया है, मुझे लगता है कि भाई भी इस बात को बेहतर समझते हैं। शहर में कैसरबाग में कई लोग, बड़ी संख्या थी जो जहरीली शराब से गुजर गए। दरअसल जहरीली शराब की चर्चा हम तब करते जब कोई दुर्घटना हो जाती है, लेकिन आलोक जी आबकारी विभाग की जो टेंडरिंग की व्यवस्था है उससे पैरेलल स्थानीय स्तर पर जो इंस्पेक्टर या पुलिस इंस्पेक्टर होते हैं, इन दोनों की मिली भगत से एक पैरेलल अवैध शराब की फैक्ट्रियां हर जिले में और चलती रहती हैं। दुर्भाग्य मैं इसलिए कहना चाहूंगा कि जो लोग इसमें लिप्त हैं वही लोग पैरेलल फैक्ट्रियां भी चलाते रहते हैं,
लेकिन जब दुर्घटना हो जाती है तो सरकार उसमें एक्शन भी लेती है। लेकिन ये आज बुलंदशहर पे हम चर्चा कर रहे हैं, अन्य जिलों पे चर्चा कर लेंगे। लेकिन जब ये वाकया बीत जाए, ओपी भाई मैं आपको संज्ञान भी देने की बात कर रहा हूं कि जो घटनाएं इससे पहले हुई हैं, सरकारें भले सपा बसपा किसी और की रही हो, लेकिन विपक्ष का कमोवेश रोल यही होता है। मुझे लगता है एक दुरुस्त पॉलिसी, जैसे योगी जी का बयान आया कि इस पर कड़ी कार्रवाई के साथ में उन धाराओं में लोगों को सजा दी जाएगी जिसको लोग दोबारा पुनरावृत्ति कर नहीं सके। अब इसके इम्प्लीमेंटेशन की बहुत सख्त जरूरत है। कारण क्या होता है कि दो लॉसेज होते हैं। जब अवैध शराब बिकती है तो राजस्व का नुकसान होता है, लेकिन चूंकि मिली भगत, मैं फिर कहना चाहूंगा, आबकारी विभाग के सब इंस्पेक्टर, एरिया अफसर, साथ में स्थानीय पुलिस के इंस्पेक्टर का बड़ा रोल होता है, बड़ी वसूली होती है और ये उनकी नाक के नीचे धंधा चलता रहता है। नीचे स्तर पर कार्रवाई करने के बजाय अगर इसको संगठित अपराध के रूप में ओपी भाई देखेंगे और उस पर अगर कुठाराघात करेंगे तो मुझे लगता है कि इस तरह की घटनाएं दोबारा नहीं होंगी और इसको संज्ञान में लेना चाहिए। जी अरविंद जी, जैसा कि वरिष्ठ पत्रकार मनोज जी ने भी कहा, सवाल ये कि आप जो संगठित अपराध की श्रेणी में इस तरीके से लाएं तभी शायद इस पर बहुत हद तक रोक लग सकती है। और बड़ी बात यह, लेकिन बार बार घूम फिर के बात आ जाती है राजस्व को लेकर के और तभी शायद रोक भी नहीं लग पा रही है। हाँ देखिए, एक चीज है, मनोज जी ने बहुत अच्छी बात कही। ये सच है कि जब भी ऐसी कोई घटनाएं होती है तो केवल दिखावे के लिए हम 2-3 को निलंबन कर देते हैं, फिर 3 महीने बाद बहाल कर देते हैं। होता तो यही है। और जहां तक राजस्व का सवाल है, ये तो सच है ना कि अवैध शराब अगर बिक्री होगी तो राजस्व में कहां बढ़ोतरी होगी? राजस्व में बढ़ोतरी तो तब होगी ना जब लाइसेंस वाली दुकानों से बिकेगी। अवैध आज जिस तरीके से शराबें हर प्रत्येक जनपद में बिक रही है, अभी आपने आंकड़ा भी दिया, बहराइच से लेके सहारनपुर, बुलंदशहर, चाहे कुशीनगर हो, आजमगढ़ हो, बलिया हो, हर जगह का आपने आंकड़ा दिया। यह सच है कि आज उत्तर प्रदेश के प्रत्येक जनपद ही नहीं अपितु प्रत्येक थानों में आबकारी विभाग और कहीं ना कहीं थाना अध्यक्षों की मिलीभगत से अवैध शराब की बिक्री हो रही है। और ये बात ऊंचे स्तर पे अधिकारियों को पता है। और मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं बार बार ये चीजें आती है, केवल छोटे अधिकारियों पे गाज गिर जाती है, लेकिन बड़े मगरमच्छ को लोग नहीं पकड़ पाते हैं। और इसी का कारण है कि आज बुलंदशहर तो कल बलिया, तो परसों सहारनपुर, तो चौथा रोज बाराबंकी, ऐसे घटनाएं होती रहती है। मनोज जी ने बहुत अच्छी बात कही कि जब ऐसी घटनाएं हो जाती है महीने 1.5 महीने में, तब हम डिबेट करते हैं, इसके बाद हम कभी डिबेट नहीं करते। और जहां तक सवाल है बीजेपी के आदरणीय प्रवक्ता साथी की, पिछली सरकारों में अगर ऐसी घटनाएं हुई तो जनता ने आपको इसलिए नहीं चुना कि आप पिछली सरकारों की आंकड़ा पेश करते रहे। आप अपनी कमियां को देखिए, अपनी कमियों को सुधार कीजिए। जनता ने इसलिए आपको मौका दिया है। जनता बहुत भोली भाली है। जनता आपको चलिए, जनता ने मौका दिया और सरकार लगातार अपनी बात भी रख रही है। ओम प्रकाश जी, आपने सुना, सुझाव भी आ रहे हैं और लगातार अपनी बात भी रख रहे हैं विपक्ष भी। लेकिन बुलंदशहर वाले मामले में जो सामने आया कि शराब माफिया और आबकारी विभाग की साठगांठ से ही जहरीली शराब को बेचा जा रहा है और ये किसी की संरक्षण में, किसी की देखरेख में जरूर हो रहा है। अब जरूरत है कि किस तरीके से अब इस पर रोक लगाए। तो अब सरकार क्या कुछ सख्ती बरतेगी किस तरीके की, ताकि इस तरीके की घटनाओं की पुनरावृत्ति ना हो? चर्चा इस पर होनी चाहिए। देखिए आलोक जी, ऐसा है कि इस तरह की घटना हो या किसी प्रकार की घटना हो, सरकार का रवैया हमेशा सख्त रहा है। आप ये देखिए कि जो भी घटनाएं घटी है 24 घंटे के अंदर उस पर कार्रवाई हुई है और सख्त से सख्त कार्रवाई है। मैं तो कहता हूं कि जितनी कार्रवाई अपराधियों के मामले में और अपराध के मामले में और तेजी के साथ और सख्ती के साथ पारदर्शी तरीके से उत्तर प्रदेश में हुआ है, शायद ही किसी प्रदेश में इस तरह की सख्त कार्रवाई हुई। अभी आप डिबेट चला रहे थे किस प्रकार से दूसरी सरकारों में गुंडागर्दी और माफियागिरी के माध्यम से तुरंत बाद बुलंदशहर में घटना हो जाती है। इस कार्रवाई का कोई फायदा है ओपी जी? सुनो भाई, सुनो नहीं, ठीक है, आपने सवाल पूछा है ना, अरविंद जी ने सवाल पूछा है कार्रवाई होने का क्या फायदा। जी चलिए, अब जवाब भी सुन लीजिए ओम प्रकाश जी का। जी नहीं, वो उनको अच्छी तरह से पता है कि इस तरह की कार्रवाई जो सरकार सख्त कर रही है
उससे पूछिए जो अपराधी जो संगठित अपराध करते थे उत्तर प्रदेश बाराबंकी में जब घटना हुई थी तब सरकार ने कार्रवाई नहीं की थी। बिल्कुल किया था, तब फिर आपको जानकारी नहीं है। फिर दिन पर दिन घटनाएं क्यों बढ़ती चली गई? बहुत कोई घटना नहीं बढ़े, सारे आपराधिक रिकॉर्ड उठा के देखो। उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त करने में, क्योंकि इस काले कारनामे में सरकार खुद संलिप्त है। कौन से लोग हैं जिनको सरकार बचाना चाहती है? अपराध किसी को नहीं, वो सरकार, ये सरकार के सानिध्य में ही खेल खेला जा रहा है। ये सरकार के सानिध्य में ही खेल खेला जा रहा है। बाराबंकी, आजमगढ़, बलिया, लखनऊ जैसे जब घटनाएं जिलों में हुई तब सरकार कहाँ थी? आज आप बता रहे हैं कि कड़ा कानून बना रहे हैं, कड़ा कानून बनाया गया था। आप बोल लो पहले कितने लोगों के मौत पे आप राजनीति करेंगे? इन्हीं से बुलवाइए भाई, इन्हीं से बुलवाइए। सर मैं आपको पूरा मौका दे रहा हूं ना, आप जवाब तो दीजिए। आप अगर विपक्ष बोलना है तो आपको इतनी आपत्ति क्यों हो रही है? मैं आपको बराबर मौका दे रहा हूं ना, एंकर के तौर पे मैं आपसे पूछ रहा हूं बराबर। देखिए आलोक जी, आदरणीय, ठीक है, चलिए ओम प्रकाश जी अपनी सवाल का जवाब दे दीजिए अभी। चलिए ठीक है ना, मेरा पुष्पा से सवाल है, सिर्फ मेरा बीजेपी के नेता ओम प्रकाश जी से। जी ना कोई बात बोलूं, अगर मैं किसी के बीच में हस्तक्षेप करूं सर, विवाद का मतलब ये थोड़ा आपके सवाल से अगर सहमत नहीं है तो विपक्ष बोल रहा है ना, सबको मौका दीजिए ना। अरे भाई जी क्या विपक्ष बोल रहा है? मैं कोई जवाब दूं उसके बीच में बोल दे, यही है। अच्छा चलिए भाई, ओम प्रकाश जी चाहते हैं कि जब तक वो बोले तब तक विपक्ष ना बोले। चलिए ओम प्रकाश जी अपनी बात रखिए। जी ठीक है चलिए ठीक है जी। और न तो मेरे मामले में कोई बोले, चलिए ना उनके मामले में वो बोले, जो वो करे ना, उनके ना ही कोई सवाल उठाए ना ही कोई बोले। अगर पूछना है तो आप पूछिए, अगर विपक्ष। चलिए मैं सवाल कर रहा हूं ना सर, मैं सवाल पूछे जी पूछिए। चलिए मेरा सवाल यही है कि आपने कहा कार्रवाई की तो प्रभारी को सस्पेंड कर दिया, थाना प्रभारी को, पुलिस ने इस मामले में 3 लोगों को गिरफ्तार भी कर लिया, लेकिन बड़े लोगों पर कार्रवाई कब होगी ये सवाल है। चलिए बड़े लोग किसको मानते हैं आलोक जी? आप जी आबकारी अधिकारी हैं, श्रमायुक्त है, ये सब बड़े अधिकारी हैं। नहीं मैं अभी कोई मैं राजनीति की बात नहीं कर रहा हूं। आप जिसको बड़े अधिकारी मानते हैं, जिनकी जो योजनाएं बनाते हैं। जी जिले में आबकारी का बड़ा अधिकारी कौन होता है? जी आबकारी अधिकारी होता है, मैंने पहले बता दिया, वो निलंबित हो गया जी, उसके खिलाफ विभागीय जांच के आदेश दे दिए गए। आबकारी इंस्पेक्टर निलंबित हो गया, 3 और एक्साइज के लोग निलंबित हुए। पूछताछ हुई है, अभी पूछताछ हुई है अभी। मनोज जी सवाल ये है कि बड़े अधिकारी अभी भी बच रहे हैं, और फिर जब मैं बड़े अधिकारी के लिए सवाल पूछ रहा हूं तो मुझसे पूछा जा रहा है कि बड़े अधिकारी कौन है? नहीं आलोक जी, मुझे लगता है कि ओपी भाई पार्टी प्रवक्ता के साथ साथ एक लंबा इनका इतिहास रहा है, एक लंबे समय तक ये पत्रकार रहे हैं। मुझे इनको पता है कि हमारे आपके सवालों से कैसे खेलना है। लेकिन मुद्दे की बात करते हैं ओपी भाई, दरअसल बात आपकी बिल्कुल ठीक है और ये सहमत भी हूँ कि दरअसल अवैध शराब की बिक्री से लेकर के उत्पादन से लेकर के और उन गरीब तबकों के झुग्गियों, गांव और शहर में पहुंचाने का एक जो बड़ा रैकेट चलता है, उसमें बड़े अधिकारी जिले को ऊपर से संज्ञान देके होता क्या है आलोक जी, क्योंकि एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें स्थानीय पुलिस इंस्पेक्टर से लेकर के स्थानीय प्रशासन में एसपी और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के संज्ञान में रहता है। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता और ये कोई 2 दिन में पनपा नहीं है। आए दिन बड़े त्योहारों पर, होली, दीपावली, या ये कह सकते हैं कि जब चुनाव आते हैं, चाहे वो जिला पंचायत के हो, चाहे नगर के, चाहे जिसके, उसमें इन सब चीजों का भरपूर इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन सरकार या बाकी प्रशासन तब जगता है जब कोई दुर्घटना हो जाती है, किसी के मृत्यु के बाद। देखिए एक्शन तो ठीक बात है, मैं ओपी भाई आपसे ये, चूंकि आप पार्टी का पक्ष रख रहे हैं, सरकार का पक्ष रहे, आप ही की सरकार है, बेहतर ये हो कि अवैध शराब की फैक्ट्रियां का संचालन, अवैध बिक्री, ये पर अगर कंट्रोल होगी और इस तरीके के जब दुर्घटनाएं हो जाए तो परिवार को मुआवजा देने से बेहतर ये हो सकता है कि ऐसी दुर्घटनाओं पर रोक लगाई जाए और स्थानीय स्तर पर, ठीक है, आपने जिला आबकारी अधिकारी से लेकर के इंस्पेक्टर से लेकर के सबको सस्पेंड कर दिया, लेकिन ये घटना बुलंदशहर पे आपने एक्शन ले लिया, कल दूसरे, तीसरे, चौथे, 5वें जिले में होगी। इस चैन को रोकना बहुत जरूरी है और इसमें ऊपर से लोग इन्वॉल्व हैं, इस बात से इनकार नहीं कर सकते हैं कि लोग इस पे इन्वॉल्व नहीं है जी। वो भी नैतिक जिम्मेदारी आप ही की बनती है। और जैसे मैंने फिर उदाहरण भी दिया है कि मुख्यमंत्री जी जिस तरीके से इस बात को संज्ञान में लिए हैं, दूसरे विपक्ष के जो भी बैठे, सरकारें इनकी भी रही हैं, सरकारें इनकी आज भी किसी अन्य राज्यों में हैं। मैं अगर दिल्ली की बात कर लूं
तो प्रतिदिन दिल्ली में शायद बिक्री का स्तर बाकी अन्य राज्यों से कहीं ज्यादा है, खपत भी ज्यादा है, तो ठीक है। दुर्घटना आज बुलंदशहर में है, तो ऐसा नहीं कि दिल्ली में अवैध शराब की बिक्री नहीं है, अवैध शराब की फैक्ट्रियां नहीं है, ये हम लोगों को बेहतर ढंग से पता, हम लोग जानते भी हैं। लेकिन वो नाक के नीचे तब तक चलती रहेंगी जब तक बड़ी दुर्घटना नहीं होगी। जब बड़ी दुर्घटना, चलिए मैं ओम प्रकाश जी जरा इस पर आपकी प्रतिक्रिया चाहूंगा। जो एक वरिष्ठ पत्रकार ने एक दूसरे पत्रकार कम प्रवक्ता से सवाल किया है। दरअसल आलोक जी, मनोज जी की आवाज साफ नहीं सुनाई पड़ रही है। अगर मनोज जी का सवाल हमसे आप स्वयं पूछ लें तो ठीक है। एक व्यवस्था को लेकर के, एक सिस्टम को लेकर के मनोज जी ने ओवरऑल बात की थी कि एक पूरा जो एक नेटवर्क किस तरीके से काम कर रहा है, नेक्सस, वो मतलब उसका लब्बो लुआब ये कि उस पर कहीं ना कहीं उसकी काट की जरूरत है, उसके तोड़ की जरूरत है। पहले बिल्कुल सही कहा उन्होंने, सिस्टम पर जब तक चोट नहीं होगी तब तक ये सुधरने वाला नहीं, और इसीलिए सरकार ने सिस्टम पर चोट किया। मैंने पहले ही बताया कि 100 साल पुराने यूपी एक्साइज एक्ट में संशोधन किया गया है, और इस तरह का व्यापार करने वाले, इस प्रकार का धंधा करने वाले डरे, भयभीत हो और वो सख्त कार्रवाई से गुजरे। इसके लिए ही सरकार ने उम्र कैद, 10 लाख तक आर्थिक दंड और गंभीर मामलों में मृत्युदंड तक का प्रावधान किया है। ये सरकार ने व्यवस्था किया है। सरकार ने एक नंबर की व्यवस्था, सरकारी एक सूचना देने के लिए नंबर है कि पूरे प्रदेश में यदि कहीं अवैध शराब बनता है उसकी फोटो भेजे, उसकी अच्छा जी, ठीक है जी ओम प्रकाश जी, सरकार ने तो इतना प्रावधान किया, लेकिन अब अभिषेक जी, अब सवाल ये कि अब आप ये सवाल मत उठा दीजिएगा कि लागू किस पर किया है। जी अभिषेक जी, जैसा कि बताया कि नियम बनाने से नहीं चलता है, नियम जमीनी स्तर पे लागू किया जाए। अब वहां के थाना अध्यक्ष को सस्पेंड करके, वहां के पुलिस अधिकारी को सस्पेंड करके ये मामला शांत होने वाला नहीं है। आज भले ही कुछ लोगों को ये हो जाए कि सरकार कड़ा कानून, कड़ा कदम उठा रही है, लेकिन कल किसी फिर दूसरे जिले में इससे बड़ी घटना होएगी। ये घटना ना हो इसके लिए आप क्या कुछ कहेंगे? बताइए, क्या सुझाव देंगे आज? बताइए आज मुझे आप। ये घटना ना हो, इस तरीके की घटनाओं की पुनरावृत्ति ना हो, इसको कैसे रोका जा सकता है? अगर मैं पूछूं या आप पार्टी के प्रवक्ता से, इस तरह की घटना ना हो, इस पर सरकार को कड़े कदम उठाने चाहिए। जो इनके लोग संलिप्त हैं इसमें, सबसे पहले उन पे कार्रवाई करनी चाहिए सरकार को। जी अच्छा, जो सरकार के मतलब कहना है कि जो लोग संलिप्त हैं उनको पहले रोका जाए, इस धंधे से अलग किया जाए, तो बहुत हद तक लगाम जो पार्टी के नेता, जो पार्टी के कार्यकर्ता जो इसमें संलिप्त हैं, उनको सबसे पहले उजागर किया। नेता शुचि श्रीवास्तव जी भी जुड़ेंगी, हम उनसे भी बात करेंगे, उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन पहले अभिषेक गोस्वामी जी, कुल मिलाकर के जो सरकार में बैठे लोग हैं, मेरा सवाल ये है कि कौन सी ऐसी सरकार होगी जो चाहेगी कि हमारे इस तरीके का जो है लोग फले फूले और बढ़ावा मिले? ये बताइए जी अरविंद जी, ऐसी कौन सी सरकार होगी जो चाहेगी कि हमारी सरकार का कार्यकाल, इसमें अपराधियों को बल मिले, फले फूले लोग? ऐसी कौन सी सरकार होगी? देखिए आलोक जी, ऐसा नहीं है कि पिछली सरकारों में हम लोग नहीं थे, पिछली सरकारों में हम लोग थे। ये अलग बात है कि हम लोग विपक्ष के सवालों के साथ इतनी हम लोग के अंदर घबराहट नहीं होती थी और इस तरीके से भय का माहौल नहीं होता था जिस तरीके से आज भाजपा के आदरणीय प्रवक्ता साथी दिखा रहे हैं। मुझे लगता है कि इनकी बौखलाहट बता रही है कि इनके लोग कहीं ना कहीं सम्मिलित हैं। ऐसी घटनाओं के पीछे इनके लोग अगर नहीं होते तो मुझे लगता है कि आज ऐसे इनके अंदर बौखलाहट नहीं होती। और जहां तक सवाल है कि भारतीय जनता पार्टी के तमाम ऐसे आपराधिक मानसिकता वाले लोगों के संरक्षण में ही जिलों के अंदर ऐसी घटनाएं घटित हो रही है। आप देखिए ना, जो अपराध हो रहे हैं, जो डकैती हो रही है, जो हत्याएं हो रही है, जो बलात्कार हो रहे हैं, कौन लोग हैं, किसके संरक्षण में हो रहा है, किसके संरक्षण में फल फूल रहे हैं ऐसे लोग? मुझे लगता है कि गाज तो गिर जाती है छोटे अधिकारियों पे, मैं पुनः कह रहा हूं, लेकिन बड़े लोग कब पकड़े जाएंगे? बड़े मगरमच्छों पे गाज कब गिरेगी? क्या बड़े मगरमच्छ केवल ऐसे ऐसे कार्य करते रहेंगे और इसके दोषी छोटे छोटे लोग होते रहेंगे? ये कब तक रवैया चलेगा? आप कानून बनाते हैं, ठोक ठिठा के बनाइए कानून, कौन आपको रोकता है? आप विपक्ष से इतनी घबराहट क्यों आपको हो जाती है? विपक्ष के सवालों से इतनी बौखलाहट क्यों आपको हो जाती है? मुझे लगता है कि सरकार में रहते हुए और सरकार के एक तरीके से प्रतिनिधित्व कर रहे हैं आपके चैनल पे, मुझे लगता है कि इनको घबराना नहीं चाहिए, धैर्य के साथ
क्या मनोज जी क्या ने अच्छी विपक्ष बात का कही वजूद कि इतना है जो एक जो जो पत्रकार सरकार घबरा रही है, बौखलाहट हो रही है, सवाल ये है। ठीक है, चलिए जी, चलिए, उन्होंने अपनी बात रखी। हमारे साथ कांग्रेस नेता शुचि श्रीवास्तव जी भी जुड़ गई हैं, कांग्रेस प्रवक्ता। शुचि जी नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है। शुचि जी, आज हम बात कर रहे हैं जो यूपी में जहरीली शराब के कहर एक बार फिर सामने आया है। बुलंदशहर में जहरीली शराब पीने से 5 लोगों की मौत हुई है, जबकि 16 से ज्यादा लोग अस्पताल में जिंदगी की जंग लड़ रहे हैं। दोषी कहां पर है, दोष कहां पर है और किस तरीके से इसमें बदलाव किया जा सकता है, क्या कहना चाहेंगी? वार्तालाप को सुनने के बाद मैं सबसे पहले तो ये कहना चाहूंगी कि जो गलत है उसको किसी पार्टी लाइन के नाते डिफेंड करना ठीक नहीं होता है। जैसे कि अभी हमारे भाजपा के साथी प्रवक्ता ने कहा कि राजनीतिक रोटियां सेकी जा रही हैं, तो मैं इस स्टेटमेंट का पुरजोर विरोध करती हूँ। विपक्ष के नाते हमारा ये दायित्व है कि जो भी इश्यूज जेन्युइन है हम अपनी बात रखें, और अगर सत्ता पक्ष को उस पर आपत्ति है या जो क्लैरिफिकेशन है उसको, क्योंकि ये दोनों पक्षों की जिम्मेदारी और ड्यूटी है, तो इसको इसी तरह एक्सेप्ट किया जाए। ये आरोप प्रत्यारोप की राजनीति का आरोप ना आप लगाइए ना हम। दूसरा, कोरोना काल में सबसे पहले शराब की दुकानें खोली गई। खट्टर सरकार ने कहा कि भाई बनाइए, तुरंत लॉकडाउन के बाद बहुत भारी जरूरत है, लेकिन आम आदमी की जान भी कीमती आपको भारत अपराधियों की लिस्ट निकालने के बाद तो उन्होंने कहा था कि सत्ता के संरक्षण में चाहे गौ तस्करी हो, चाहे शराब हो, चाहे माफिया हो, चाहे शिक्षा वाले हो, चाहे भू माफिया हो, जो कुछ भी ये अवैध कारनामे चल रहे हैं, ये भारतीय जनता पार्टी की संलिप्तता और संरक्षण के बगैर धरातल पर घट रहे हैं। और 16 लोगों की मृत्यु यहाँ है या अन्य जिलों में जो स्थिति है, तो ये मैं समझती हूँ कि इसका सीधा सीधा हमें जो सत्ता पक्ष है वो इसके लिए उत्तरित होता है कि कैसे सरकार की नाक के नीचे या तो कहिए स्वीकार करिए कि संरक्षण है, अन्यथा अपनी नाकामी को स्वीकार करिए, क्योंकि जान तो आम आदमी की कीमती है। अगर जहरीली शराब से, कच्ची शराब से, मिलावटी शराब से, किसी भी प्रकार से इस प्रकार से मृत्यु होती है तो सरकार की जिम्मेदारी बनती है भाई आपके आंख कान खुले होने चाहिए। जब आपके डीएम आधी रात को 2 बजे लाश जलवा देते हैं, जब सत्ता अपनी लीपा पोती करने के लिए विवेक तिवारी हत्याकांड से कमलेश तिवारी और विक्रू कांड से हाथरस कांड तक, तब तो सरकार यही होती है। तो अब जहरीली शराब से लोग मर रहे हैं तो ये किसकी जिम्मेदारी है? ये भी तो सरकार की जिम्मेदारी है। जी, सवाल ये है, अब ओम प्रकाश जी अगर आपको मेरी आवाज मिल रही है, ओम प्रकाश जी से मैं ये सवाल का जवाब लूंगा, लेकिन मनोज जी, इस पूरी कवायद के बीच सवाल ये कि जो भी आरोप लगाए हैं विपक्ष ने, क्या अब वो वक्त आ गया है कि जैसा कि शुचि जी ने भी कहा कि पूरी तरीके से ये माने कि हाँ ये नाकामी है, कहना पड़ेगा अब सरकार को, चाहे वो तमाम सारे उदाहरण दिए, चाहे वो बिकरू कांड हो, चाहे वो अन्य बलिया के कांड, चाहे वो जीरो टॉलरेंस की बात करो, और आज ये बुलंदशहर का जो मामला सामने आया है। नहीं, मुझे लगता है आलोक जी, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। पुरानी सरकारों पे आरोप आप करते ही, लेकिन लगभग 4 साल आपको भी सरकार चलाते हुआ, तो इस तरीके की व्यवस्थाएं आपके संज्ञान में पहले थी, क्योंकि एक लंबे अरसे तक आप विपक्ष में रहे। जब आप विपक्ष में होते हैं तो आपको पता होता है कि कहाँ कहाँ खामियां थी और हमको क्या क्या ठीक करना है। नकली अवैध शराब और इससे होने वाली मृत्यु के बारे में भारतीय जनता पार्टी की सरकार को सरकार में आने से पहले बखूबी पता था। सरकार के आने के बाद मौजूदा जब इस तरह घटना दुर्घटना हो जाती हैं, इनको सीख लेनी चाहिए थी कि हमको कैसे इस पर कंट्रोल करना था। लेकिन मैं ये कहना चाहूंगा आलोक जी कि चूंकि ऐसी घटनाओं में संगठन 2 पैरेलल चलता है। एक तो उन अवैध शराब के कारोबारियों का जो लाइसेंस के अलावा पहले शराब की बिक्री करते हैं, दूसरा स्थानीय प्रशासन से लेकर के जो आबकारी विभाग के इंस्पेक्टर, चाहे उनके जिलाधिकारियों, और बहुत क्षेत्र वाइज या ग्राम स्तर पर, तो जरूरत थी इसमें लोगों को समय से पहले चिन्हित करके सजा देने की। तो वो उसमें जरूर खामी रही है। देर आए दुरुस्त आए, अगर बुलंदशहर को ही एग्जाम्पल मानकर इन पे एक्शन ले लिया जाए और बाकी जिलों में भी ये घटनाएं नहीं हो, मुझे लगता है इससे बेहतर कोई बात नहीं होगी। और अगर हमारी बात ओपी भाई सुन रहे होंगे तो उनको भी पता है कि बहुत सारी इससे पहले उन्होंने इन सब चीजों को बतौर पत्रकार उठाया भी है। और सरकार में मैं नहीं कहता आलोक जी, देखिए आज स्थिति है कि लखनऊ में बैठे उन नेताओं पे आप आरोप नहीं कर सकते कि साहब ये अवैध कारोबार में लिप्त हैं, लेकिन क्योंकि सिस्टम काम करता है, एजुकेशन पार्ट में कहीं न कहीं फेलुअर हो रहा है, तो उन अधिकारियों पे की नकेल कसने के अलावा दंडित करिए, क्योंकि एक जान की कीमत बहुत होती है, वो कम से कम इस तरीके से नहीं जानी। जी, ओम प्रकाश जी बहुत ध्यान से सुन रहे थे, उन्होंने शुचि जी की भी बात सुनी और आपकी भी बात सुनी।
ओम प्रकाश जी, चूंकि आप भी इस तरीके के मुद्दे उठाते रहे, अब सवाल यह है कि अब वक्त आ गया है, अब जहरीली शराब पर और इसके अवैध धंधों की मैं बात कर रहा हूं, बंद होने चाहिए और इस पर सख्ती लगाने की जरूरत है, सख्त होने की जरूरत है सीधे तौर पर। अब बिल्कुल आलोक जी, आपने जो कहा है वो बिल्कुल सत्य कहा है कि इस तरह के धंधे पर अंकुश होना चाहिए और किसी के जीवन से खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। कोई भी ऐसा मामला हो जिसमें किसी के जीवन से खिलवाड़ किया जाता हो तो उसमें सख्त कानून और सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। मैं इससे बिल्कुल सहमत हूँ और मैंने इसीलिए बताया कि 100 साल पुराने यूपी एक्साइज एक्ट में पहली बार योगी जी की सरकार ने बदलाव किया है, जिसमें 10 लाख तक अर्थदंड, उम्र कैद और मृत्युदंड तक की व्यवस्था की है। इस तरह के मामले को फास्ट ट्रैक में चलाने की भी व्यवस्था की है। इस तरह के मामलों में अगर कोई लिप्त अधिकारी पाया जाता है तो उसके विरुद्ध सख्त कार्य, तमाम उदाहरण, एक नहीं 100 उदाहरण है। ये पहला उत्तर प्रदेश है जिसमें अब तक 4 साल में 81 IAS और IPS के खिलाफ कार्रवाई की गई है। ये पहली सरकार है जिसमें जिन अपराधी और माफियाओं ने, अभी देखिए भारतीय जनता पार्टी के ही एक नेता का घर गिराया गया, 2 दिन पहले अखबार में प्रमुखता के साथ था कि उन्होंने अवैध कमाई से बनाया था, उस मकान को गिराया गया, अखबार में सारे लोगों ने पढ़ा। चलिए, कुछ उदाहरण बताने के लिए काफी है सुशील जी। ओम प्रकाश जी ने भी देखे तमाम सारे उदाहरण गिराए, सरकार लगातार कर रही है इस पर काम। लेकिन सुशील जी, क्या प्रशासन की सांठगांठ जिंदगी पर भारी पड़ रही है? जो बुलंदशहर में भी कुछ इसकी बानगी नजर आई। देखिए, एकदम पानी की तरह पारदर्शी ये मामला है। या तो मदद से जो होती है शराब का जो कारोबार है, जो सरकार को जबरदस्त रेवेन्यू जनरेशन हो, या फिर स्थानीय प्रशासन, आबकारी विभाग की मिली भगत से शराब का कारोबार द टेबल थाना दर्ज करना। तो ऐसे में हम कैसे मान लें कि भारतीय जनता पार्टी, सत्ता पक्ष और सत्ता पक्ष के लोगों की उसमें सहभागिता नहीं? कोई जादू तो नहीं हो सकता। SDM है, SP है, DIG है, IG है, थाने हैं, चौकी हैं, लेकिन थाने चौकी कार्यालय बन चुके हैं, चौकी छोड़ छोड़ के दरोगा भाग जाते हैं। तो ये बिल्कुल ये एकदम स्पष्ट है, एकदम पारदर्शी है और इसके लिए सत्ता पक्ष जिम्मेदार है। या तो वो अपनी नाकामी स्वीकार करे, अन्यथा इन नोटों पर कम से कम खेद और संवेदना को व्यक्त करे। लगातार पार्टी को और अपने को डिफेंड करते रहेंगे तो मानवता भी प्रदर्शित नहीं होती है। जी भाई अरविंद जी, नाकामी, अब ये बात बार बार क्यों आ रही घूम फिर के, नाकामी स्वीकार करे या माफी मांगे या कार्रवाई करे? भाई कार्रवाई भी कर रही है, दोषियों पर सख्ती भी दिखा रही है, अब विपक्ष क्या मांग करता है ये बताइए। हाँ आलोक जी, देखिए जी, अगर भारतीय जनता पार्टी अपनी नाकामियों को भी स्वीकार कर ले तो वो परिवार की आज जिंदगी तो नहीं लौटनी है, पहली बात। हाँ, घटनाओं को रोकना सरकार की जिम्मेदारी है। मुझे लगता है कि जो घटना पिछली साल बाराबंकी रामनगर में हुई, मान लीजिए ये तो अवैध शराब से हुई थी, वो तो लाइसेंस वाली दुकान में अवैध शराब बिक रही थी महोदय, जिससे कि राजस्व का नुकसान हो रहा था। यानी कि कही जाए कि थाने के अंदर ही चोरी हो रही थी, तो आप क्या कहेंगे? हाँ, मुझे लगता है कि सरकार को ये सच बात है कि 4 साल होने को हैं, उसके बावजूद भी सरकार के अंदर किसी भी प्रकार का कोई बदलाव नहीं देखा गया। आदरणीय बीजेपी के साथी कह रहे थे कि हमने 85 IAS IPS पे कार्रवाई की। भाई आपके ही तो IPS अपहरण में शामिल है, आपके ही तो IAS लूट घसोट में शामिल है, आपके ही तो तमाम IPS आप ही के सरकार में पोस्टिंग का खेल चलता है और 70 लाख 80 लाख करोड़ों के सौदे होते हैं। ये पिछली सरकारों की तो नहीं थी, ये तो आपके सरकार की थी। और जहां तक सवाल है, मैं कहता हूं कि जब आपकी सरकार में थानों में गांजे बिकते हैं, थानों में शराब बिकती है, तमाम आपके दल के नेताओं के यहाँ, आपने देखा होगा कि जौनपुर में किसके यहाँ पेटी की पेटियां अवैध शराब पकड़ी गई, कौन भाजपा के नेता थे? आदरणीय ओपी जी बता दे दर्शकों को। चलिए ओपी जी से सवाल, ठीक है, जल्दी से, समय बहुत कम है। ओपी जी, तमाम सारे सवालों के जवाब अब आपको देने विपक्ष ने उठाए जी। आलोक जी, जहां तक सख्त कदम उठाने की बात है मैं उससे सहमत हूं और इस तरह के अपराधियों के विरुद्ध और संलिप्त अधिकारियों के विरुद्ध भी कार्रवाई होना चाहिए, मैं इससे भी सहमत हूं। और ये हो रहा है, ये बिना किसी लाग लपेट के हो रहा है। इस प्रदेश के अंदर चाहे माफिया हो, गुंडा हो, अधिकारी हो, नेता हो, इस पार्टी का हो, उस पार्टी का हो, लेकिन दुर्भाग्य ये है
कि जब अगर किसी माफिया गुंडे के कलेजे पर बुलडोजर चलती है, करोड़ों की कमाई से आलीशान ताजमहल गिराए जाते हैं, तो यही विपक्ष आकर के खड़ा हो जाता है और हिंदू मुसलमान की बात करता है। यही जो है बिकरू कांड में जातिवाद की बात करता है। बुलडोजर आप चला रहे हैं तो विपक्ष हाय हाय कर रहा है, कहीं कर रहा है क्या? ये आपको कष्ट होगा, ये आपको इसलिए कष्ट होगा, ये आपकी बौखलाहट बता रही है कि अभी आपने कहा कि भाजपा के नेताओं की घर गिर रही है, वो सारे भ्रष्टाचारियों को तो आपने अपने दल में शामिल करा लिया। आप कहाँ घर गिरा रहे हैं? घर तो आप उसकी गिरवाते हैं जो आपके दल में शामिल नहीं होते हैं, जो आपके दल में नहीं शामिल होते, जो एमपी विधायक एमएलए उनके घर गिरवाते हैं। ये सबको पता है। देखिए आदरणीय ओपी जी, ये सबको पता है कि आप किसके घर गिरवाते हैं। जो आपके दल में नहीं आता है, जो आपके दल को ज्वाइनिंग नहीं करता है, आप उसके घर गिरवाते हैं। ये सत्य है और विपक्ष इस पर रोने नहीं जाता है कि आप विपक्ष पे आरोप लगाएंगे। किसी भी विपक्ष का नाम बता दीजिए जो किसी के मकान पे बुलडोजर चल रही हो और विपक्ष रोने गया हो। बुलडोजर नहीं है, हम जा रहे हैं कि जो है आबकारी विभाग थोड़ी सी सख्ती बरते और इस तरीके की घटनाओं की पुनरावृत्ति ना हो। समय बहुत कम है। डॉक्टर अभिषेक जी, कुल मिलाकर के जब सरकार लगातार कार्रवाई कर रही है, विपक्ष उसके बावजूद भी सवाल उठा रहा है, फिर क्या कहेंगे? फिर सरकार अगर कार्रवाई करती तो ये दिन पर दिन घटनाएं बढ़ती नहीं जाती, घटनाओं पे अंकुश लगता, घटनाओं पे रोक लगता। तो कैसी कार्रवाई चाहते हैं, बताइए सर आप। हम ये चाहते हैं जितने भी लोग इस काले कारनामे में शामिल हैं, वो चाहे सत्ता पक्ष के लोग हों, चाहे अधिकारी हों या कोई और हो, इन सब पे सख्ती से कार्रवाई होनी चाहिए। तो सरकार तो लगातार कह रही है कि सख्ती बरत रही है। देखिए कुछ को निलंबित कर दिया, को किस तरीके से उनको पनिशमेंट किया गया। देखिए अगर सरकार कार्रवाई करती तो बाराबंकी के बाद आजमगढ़, लखनऊ, कानपुर, उन्नाव जैसी घटनाएं लगातार बढ़ती नहीं जाती। ये सिर्फ और सिर्फ एक भाषण है। भाषणबाजी करना बंद करे, सरकार जमीनी स्तर पर काम करे, नहीं तो आने वाले समय में जनता इस सरकार को बदल देगी। जी मनोज जी, अब सवाल सीधे सीधे अब सरकार बदलने तक की नौबत आ गई। देखिए यहाँ पर जबकि सरकार लगातार कार्रवाई कर रही है पूरे इस मामले को लेकर के, अब इस बीच कैसे विपक्ष को यकीन आएगा और कैसे सरकार समझा पाएगी? जी आलोक जी, होता क्या है कि हम लोग विषय से फिर वही कहीं कहीं राजनीति पे चले जाते हैं। समय दीजिएगा, मेरे कुछ सवाल भी होंगे और इस पर आपके मुद्दे से मैं नहीं भटकूंगा। दरअसल अवैध शराब की बिक्री और होने वाली जो घटनाएं, दुर्घटनाएं क्या पहली बार हुई हैं क्या? ठीक है, इस सरकार ने संज्ञान नहीं लिया और लेना चाहिए, इस पर हम बहस कर सकते हैं, उनसे जवाब ले सकते हैं। लगातार मैं प्रदेश में की मैंने इसलिए बात की थी कि अलट पलट में नाम लूंगा तो बसपा सपा की सरकारें बनती रही हैं और उस दौरान कम से कम सैकड़ों घटनाएं पूरे राज्य में हुई। ये नैतिक जिम्मेदारी है भारतीय जनता पार्टी की, इस पर कंट्रोल करे। दिल्ली की अवैध शराब की बिक्री और घटनाओं की भी एक लंबी फेहरिस्त है। मुझे लगता है कि सवाल के साथ साथ आलोक जी एक बेहतर उपाय भी लोगों को सजेस्ट करना चाहिए, क्योंकि जान माल की जब देखिए दो चीजें हैं, सरकार के रेवेन्यू के साथ साथ अवैध कारोबारियों का बड़ा गठबंधन सरकारी तंत्र के नीचे चल रहा, उस पर कंट्रोल के क्या रास्ते हैं वो सरकार उसको अपनाए। लेकिन जो जिनकी भी जान अवैध शराब पीने से या जहरीली शराब पीने से गई है, उनके परिवार का भरण पोषण मुआवजा नहीं होता है। बेहतर हो उनकी क्या गलती उस परिवार में, उनके बच्चे, उनकी पत्नी, बाकी लोगों की। लेकिन हम आरोप प्रत्यारोप की बात करते हैं, बगल मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ ज्यादा घटनाएं छत्तीसगढ़ और झारखंड में होती रही हैं। बिहार में चूंकि बंदी है तो अवैध शराब की बिक्री नहीं बल्कि आने जाने की व्यवस्था जिस तरीके से यूपी के बार्डरों से लेकर के बंगाल के बार्डरों से, तो आलोक की ये बानगी है, ये यूपी का अकेले का विषय नहीं है। पूरे देश में आबकारी के पैरेलल आबकारी की दुर्व्यवस्थाएं चल रही हैं। उत्तर प्रदेश 25 करोड़ की आबादी का राज्य है, घटनाएं होंगी, 74-75 जिले हैं। फिर मैं भाई कहना चाहूंगा कि सरकार के 4 साल पूरे हो गए हैं, इन व्यवस्थाओं पर जरूर कुठाराघात करके खत्म करिए, जिस पर आप लगातार आरोप इससे पहले करते आ रहे हैं। जी बिल्कुल, कुठाराघात करने की जरूरत है। एक फाइनल कमेंट शुचि जी, कुल मिलाकर के जो इस पूरे मामले में सामने आया, माफिया सीधे तौर पर जनता के साथ मौत का खेल खेल रहे हैं और इसमें कोई भी राजनीतिक दल और राजनीतिक इच्छा शक्ति की कहीं ना कहीं अभाव नजर आ रहा है, चाहे पिछली सरकारों की बात करें चाहे वर्तमान सरकार की। जी शुचि जी, आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? आप पहुंच रही है। लक्ष्य जी सवाल दोहरा दीजिए। जी बस
मैं आलोक हूं और मेरा सवाल बस यही है आपसे कि राजनीतिक इच्छा शक्ति की कमी कहां पर है और डर क्यों नहीं बिठा पा रही सरकार? क्या कुछ कहना चाहेंगी एक फाइनल कमेंट के तौर पर सुची जी? हाँ जी बिल्कुल। सरकार आम आदमी, उसके स्वास्थ्य, उसकी शिक्षा, उसके परिवार, उसकी गृहस्थी और उसके घर के सुख चैन, हालांकि ये राजा की जिम्मेदारी होती है, लेकिन प्रजा के प्रति श्रीमान योगी आदित्यनाथ जी जरा भी उत्तरदायी नहीं है। वो उत्तरदायी है अपने मठ के लिए, अन्यत्र कार्यों के लिए। तो मेरी तो सिर्फ ये गुजारिश है भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता से उनकी सरकार को कि गंभीरता से ले विषयों को। वो अगर उन्हें रेवेन्यू जनरेट होता है बहुत अच्छी बात है, लेकिन सरकार को चाहिए कि वो अपनी जनता के हितों की रक्षा करे। सिर्फ ये कहने से कि नहीं हम कर रहे हैं, हम कार्यवाही कर रहे हैं। हम 4 साल में आपकी कार्यवाहियां देख चुके हैं। एनकाउंटर पॉलिसी को हम कार्यवाही नहीं कहते। धारा 144 और राजनीतिक प्रतिशोध की भावना से घरों पर जेसीबी चढ़ाने को हम सुशासन या रामराज्य नहीं कहते। तो जो हालात आप दिखा रहे हैं और जो 4 साल से हम देख रहे हैं, तो श्रीमान योगी आदित्यनाथ जी के बचे हुए कार्यकाल में आप पूर्ण बहुमत से आए, आपने तमाम उम्मीदों के दिए जलाए, तो आपसे अनुरोध ही कर सकते हैं विपक्ष के नाते कि थोड़ा मर्म प्रदर्शित करिए, थोड़ी संवेदना प्रदर्शित करिए। ये मांग है ओम प्रकाश जी, और पूरी तरीके से जिस तरीके से राजनीतिक और प्रशासनिक व्यवस्था में जो व्याप्त भ्रष्टाचार है, इस पर अब जो दीमक लग रही है, इसको दूर करना है। कैसे आश्वासन देंगे आप, क्या कहना चाहेंगे? देखिए ऐसा है आलोक जी की जो दीमक की बात कर रहे हैं, और वो दीमक जरूर लगा था, लेकिन योगी जी की सरकार लगातार उस पर जो है वो सफाई का काम कर रही है, और इसमें बहुत हद तक सरकार सफल है। और जनता में जो मैसेज जा रहा है वह मैसेज का ही परिणाम है कि योगी जी की सरकार आज पूरे भारत में वर्ष में सबसे लोकप्रिय सरकार मानी जा रही है, बल्कि उत्तर प्रदेश मॉडल प्रदेश माना जा रहा है, कई मामलों में माना जा रहा है। तो ये सरकार सख्त कदम उठाने के पैमाने पर पूरे भारतवर्ष में नंबर 1 सरकार है, जहां बिना भेदभाव के कार्रवाई हो रही है, चाहे किसी प्रकार के अपराधी हो, चाहे संगठित अपराधी हो, किसी भी अपराधी को बख्शा नहीं जाएगा। आगे की बात मैंने पूरी कर दी। अरविंद जी, सवाल यह कि योगी मॉडल की सराहना हो रही है और आप विरोध करते हैं, कितना? देखिए, हमारे नेता आदरणीय श्री शिवपाल सिंह यादव जी का ये स्पष्ट मानना है कि उत्तर प्रदेश के किसी भी जनपद में अवैध शराब नहीं बिकना चाहिए। चूंकि अवैध शराब की वजह से ही किसी न किसी व्यक्ति की जान जाती है, उसके बाद हम लोग चर्चा में परिचर्चा करने लगते हैं। और मुझे लगता है कि जो बुलंदशहर में जो मौतें हुई हैं, सरकार की यहाँ प्रतिनिधित्व और भाजपा के प्रतिनिधित्व ओपी जी कर रहे हैं, मुझे लगता है कि जो हमारे आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की मंशा है वो ये एकदम स्पष्ट है कि उन परिवारों को 50-50 लाख का मुआवजा मिले, जिससे कि उनके परिवार का भरण पोषण हो सके, क्योंकि उन परिवार का कोई दोष नहीं है जी। या दोष कहीं ना कहीं सरकार का है और यह कमियां सरकार की है। चलिए, आप भले कमियां गिनाइए, लेकिन शिवपाल जी खुद योगी जी की काफी सराहना कर चुके हैं, उनके कार्यों की तारीफ कर चुके हैं। डॉक्टर अभिषेक जी, चलिए ठीक है, हाँ चलिए, वो दूसरे वे में, फिर तीसरे वे में हर वे की बात नहीं कर, लेकिन उन्होंने ओवरऑल तारीफ की योगी मॉडल की। चलिए, मैं डॉक्टर अभिषेक जी आपसे एक फाइनल कमेंट कुल मिलाकर के आज। मैं सरकार से, योगी बाबा के सरकार से यही कहना चाहूँगा कि जनता सर्वोपरि है, और इस शराब के मामले में जो भी लोग लिप्त हैं, वो चाहे पार्टी के लोग हों चाहे अधिकारी हों, उन पे सख्त से सख्त कार्रवाई हो, ताकि आगे ऐसी घटनाएं ना हो। रही बात जो परिवार, जिनके परिवार ने अपने सदस्य, परिवार के सदस्य मुखिया को जिन्होंने खोया है, उनको 50-50 लाख रुपए मुआवजा और उनके पालन पोषण की पूरी जिम्मेदारी सरकार को लेना चाहिए। एक सरकार को अपने दायित्वों को अच्छे से निर्वहन करना चाहिए जी। मनोज जी, लगातार विपक्ष ने सुझाव दिए, सत्ता पक्ष ने अपनी बात रखी। जिस शराब की हम बात कर रहे थे, शराब किसी भी समाज में एक बुराई मानी जाती है और कई घरों का सुख चैन छीन लेती है। इसके बावजूद भारत देश में शराब की खपत निरंतर बढ़ती जा रही है, और सवाल पूछा जाता है तो रेवेन्यू का हवाला दिया जाता है। आलोक जी, मुझे लगता है कि हम 21वीं सेंचुरी में और पाश्चात्य संस्कृति अपनाने की वजह से अब शराब कोई बुराई नहीं मानी जाती, बल्कि लोगों ने स्टेटस सिंबल मान लिया है। अब उस पर सामाजिक रूप से कहीं ना कोई अवहेलना होती है, न ही उस पर कोई दुराव की बात की जाती है। लोगों ने इसको समाज में रचा बसा, और हर परिवार, हर समाज के लोग कहीं न कहीं उससे वह छूते नहीं रहे। लेकिन
उससे हमने पाश्चात्य संस्कृति का ओबे तो कर लिया, लेकिन अवैध शराब की बिक्री और बनाना ये कितना बड़ा जुर्म है, और इसका इम्प्लीमेंटेशन सरकार की निचली कड़ी से लेकर अंतिम ऊपरी पायदान तक की नैतिक जिम्मेदारी होनी चाहिए। इससे संबंधित जो कानून है उनका अनुपालन हो, इसमें लिप्त हुए लोगों को ज्यादा से ज्यादा कठोर सजा मिले, और आलोक जी नियत कार्रवाई, मैं एक दिन की बात नहीं कर रहा हूं, जिस तरीके से चोरी, बलात्कार, हत्या के मामलों में आप निरंतर सजग रहते हैं, स्थानीय प्रशासन से लेकर के आबकारी पुलिस को इस पर धन का जरिया, कमाने का जरिया के बजाय लोगों को, अगर जिनके लाइसेंस है उनकी लाइसेंस के वेरिफिकेशन के साथ में शराब बिके, अवैध का कारोबार बंद हो, अवैध फैक्ट्रियां बंद हो, तो ज्यादा सुचारू रूप से बात बन पाएगी, और सरकार को इसको करना चाहिए। सरकार को करना चाहिए, और सरकार लगातार अपनी इच्छा शक्ति की भी बात कर रही है। ओम प्रकाश जी, मैं चाहूंगा कि आज आपने सबकी बात सुनी और किस तरीके से आश्वस्त कराएंगे विपक्ष को भी और आम जनता को भी। देखिए, ऐसा है आलोक जी कि सरकार इस तरह के मामले में पूरी तरह से सख्त है। सरकार इस तरह के मामले में तरह तरह की व्यवस्थाएं की है, तरह तरह के कानून बनाए हैं, और इनको सख्ती के साथ इनसे निपटा जा रहा है। जहां भी इस तरह की चूक हुई है, जहां भी घटनाएं घटी है, गाजियाबाद में देखिए या कहीं भी घटनाएं घटी है, सरकार ने काफी सख्ती किया है और लगातार सख्ती कर रही है आबकारी के मामले में। समय बहुत कम है, नहीं तो गाजियाबाद की भी जो सख्ती में भ्रष्टाचार का जो बोलबाला सामने आया उस पर भी हम बात करते हैं, लेकिन खैर आपने आश्वस्त किया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ओम प्रकाश जी आपका भी, शुचि जी आपका भी, अरविंद जी आपका भी, अभिषेक जी आपका भी, और मनोज जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये कैसी विडंबना है कि सामाजिक हितों से संबंधित तमाम मुद्दों व उससे जुड़े नकारात्मक प्रभावों पर हमारी सरकारें, सामाजिक संगठन जोर शोर से आवाज उठाते हैं और मसलों पर आंदोलन भी छोड़ देते हैं, परंतु आए दिन इस तरह की होने वाली घटनाओं पर कभी भी सामाजिक संगठन या राजनीतिक दल ना आवाज उठाते हैं, ना इस गंभीर समस्या के निदान के लिए वृहद स्तर पर कोई पहल करते हैं। लेकिन हमने ये मुद्दा आज उठाया डिबेट में, और आपसे भी अपील है कि इस बुराई की जड़ में मिटाने के लिए हम आगे आइए और काले कारोबार पर रोक लगाइए। कच्ची शराब को लगाने के लिए लगातार जिस तरीके से जो नौसादर, यूरिया मिलाते हैं, लेकिन उन पर कहीं ना कहीं रोक लगना बेहद जरूरी है। नमस्कार।